Good morning students. Today I am going to discuss my 9th lecture regarding thermodynamics and it is regarding the Joule experiment or Joule's law. Joule's law या Joule experiment एक एप्लीकेशन है। इससे हम कोई क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। जो क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी है या जो क्वांटिटी ये बताता है इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी U। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि भाई ये कौन सी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहले हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा सेटअप है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, ये वाटर है और यहाँ ये दो बल्ब हैं। एक बल्ब क्या है, वैकेंट है और बल्ब A इज़ फिल्ड विद गैस। तो इनिशियल स्टेज पे बल्ब A इज़ ओनली फिल्ड विद गैस, बल्ब B इज़ इवैक्यूएटेड एम्प्टी। और यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करना है, ये थर्मोमीटर हमने इसके अंदर डिप कर रखा है, इससे हम इनिशियल स्टेट का अपना टेम्परेचर नोट करेंगे। लेट इट रिकॉर्ड्स T, मतलब हमें T टेम्परेचर कोई रीडिंग मिली, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इन ऑब्जर्वेशन का क्या यूज़ है जो जूल एक्सपेरिमेंट हमें देता है वो हम अभी आगे देखेंगे। सेकेंड, हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो हमारा बल्ब A है वहाँ जो स्टॉप कॉक पहले क्लोज थी उसको ओपन किया। तो जैसे ही हमने स्टॉप कॉक को ओपन किया तो टेम्परेचर इज अगेन रिकॉर्डेड। अब क्या मिला, द सेम टेम्परेचर रीडिंग इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या रही, ऑब्जर्वेशन ये रही, टेम्परेचर रिमेन्ड सेम इन बोथ द केसेस। सेकेंड केस में क्या हुआ है, सेकेंड केस में जो गैस है वो A से B की तरफ क्या हुई है, उसका एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, एक्सपेंड हुई है वो टूवर्ड्स B, मतलब इसको फ्री एक्सपेंशन कह सकते हैं। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हुआ है। फ्री एक्सपेंशन कब होता है, फ्री एक्सपेंशन हुआ है। जो गैस A में थी वो टूवर्ड्स B क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है और दिस इज फ्री एक्सपेंशन। अब ये देखते हैं कि जो ये गैस एक्सपेंड हुई है ये किस तरीके से हुई है। तो जो हमारे गैस मॉलिक्यूल थे जो पहले A में थे और जो हमारा B था वो क्या था, वैकेंट था। तो अब क्या हुआ है, हमारा गैस ने एक्सपेंशन शो किया है। जो ये स्टॉप कॉक थी हमने ओपन की, तो जो हमारी सेकेंड स्टेज थी उसमें क्या हुआ, ये जो गैस है फ्रॉम A इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी B। तो यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ भी हो गए। ठीक है, दोनों जगह हमारे पास क्या हो गए, गैस मॉलिक्यूल हो गए। अब जो ये एक्सपेंशन हुआ है इसके लिए कोई वर्क तो हुआ ही होगा। ठीक है, जो ये वर्क है ये इंटरनल वर्क हुआ है, मतलब जो यहाँ पे गैस है उसने सराउंडिंग के साथ विद सराउंडिंग वहाँ पे उसने कोई भी वर्क उसका नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ मिलता। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में किसी भी तरह का वर्क डन नहीं हुआ है और ना ही कोई हीट एक्सचेंज हुई है। नो हीट इज एक्सचेंज, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं हुई हैं, लेकिन गैस का एक्सपेंशन तो फिर भी हुआ है। ठीक है, सराउंडिंग यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास वाटर था उस बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये जो वर्क है इसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्क। ये क्या हुआ है कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल थे उन्होंने मतलब अपनी ही एनर्जी को यूज़ किया है। कौन सी एनर्जी को यूज़ किया है, अपनी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने यूज़ किया है। किस चीज़ में, टू मूव टूवर्ड्स B। ठीक है, टू मूव टूवर्ड्स बल्ब B। और इस वजह से जो गैस है उसने थोड़ी सी अपनी एनर्जी लूज़ की है, थोड़ा सा उसने क्या किया है, अपनी हीट एनर्जी एक तरह से लूज़ की है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उसकी मूवमेंट में काम आ रही है, मूवमेंट में काम आ रही है, मूव होने में टूवर्ड्स B। तो अब जो वो गैस है एक्सपेंशन के केस में जो वो एक्सपेंड हुई है टूवर्ड्स B, तो वो गैस कैसी हो जाएगी, उसके अंदर थोड़ी बहुत कूलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। कंक्लूज़न है ये यहाँ पे हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सराउंडिंग थी, जैसे जो पानी था बीकर में उसके बीच में और जो गैस मॉलिक्यूल थे इन बल्ब के अंदर,
दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट और वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई हीट एक्सचेंज होती तो वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ मिलता। ठीक है, जब एक्सपेंशन हुआ गैस का, उसके बाद भी रीडिंग ने सेम ही टेम्परेचर ने सेम ही रीडिंग दिखाई, इनिशियल वॉज T और फाइनल वॉज T, मतलब उन टेम्परेचर रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो इस वजह से हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हमारा Q हीट वाला पैरामीटर भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, इसको डेल Q लिखेंगे मोर स्पेसिफाई। ठीक है, और वर्क डन ये भी हमारा यहाँ पे नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक इंटरनली अपनी ही एनर्जी को उसने यूज़ करके, गैस मॉलिक्यूल ने यूज़ करके अपनी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को मूवमेंट शो की है और टूवर्ड्स बी वो मूव कर गया, और क्योंकि उसने अपनी ही एनर्जी को यूज़ किया है तो वो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में इन चीज़ों को देखें तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा यू है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ, इसको डेल क्यू और डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉल चेंजेस, तो क्योंकि यहाँ पे क्यू और डब्ल्यू इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जूल्स लॉ हमें ये कंक्लूजन देता है। अब देखते हैं इस जूल्स लॉ को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। एज वी नो दैट हमारा जो यू है इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द फंक्शन ऑफ व्हाट, टी एंड वी। ठीक है, इसके लिए जब हम डी यू लिखते हैं, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको लिखा जाता है जब भी कोई पैरामीटर दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते वक्त हम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार टी के रिस्पेक्ट में वी कांस्टेंट डी टी और एक बार यू के रिस्पेक्ट में टी कांस्टेंट डी वी। ठीक है, तो यहाँ से डी यू हमारा ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ये हमने अभी निकाला है, तो डी यू इज़ ज़ीरो इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, इट इज़ सी वी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये इक्वेशन आई है, लेट इट नंबर एज 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो ये इन दोनों का समेशन इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सी वी है, सी वी कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती, और डी वी जो है वो भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो देखने को मिला है, पहले सारी वॉल्यूम सिर्फ ए में थी गैस की, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो एक्सपेंशन हुआ है गैस का टूवर्ड्स बी, तो कुछ वॉल्यूम ए में रह गई, कुछ बी में रह गई, तो चेंज इन वॉल्यूम तो हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, और ये सारे टर्म इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, डी टी ज़ीरो है, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग डी टी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था, तो जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकला अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कंक्लूजन नंबर 1 जो जूल्स लॉ ने भी पहले ही बता दिया था, चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकता ओवरऑल इक्वेशन को ज़ीरो होने के लिए, तो इसका मतलब हमारा ये वाला पैरामीटर भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो जो जूल्स लॉ है वो हमें इस वैल्यू की क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को डिफाइन करता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी हमारा V का भी मतलब फंक्शन होता, अगर U हमारा V का भी फंक्शन होता, फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन V, तो डिपेंडेंट ऑन V, तो ये चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं होती। कोई चीज़ V पे डिपेंड कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो ज़ीरो नहीं आएगा। ये तब होता है जब U इसके लिए कांस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा विथ चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलेगा, U फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू थिंग्स,
no change in temperature during expansion of an ideal gas, and second thing change of internal energy with volume at constant T is 0. और इसको यूज़ करके we can say that U is the function of only temperature. It is independent, मतलब ये जो है ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है. U is the function of only टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी. और जूल्स लॉ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें जूल्स लॉ डिफाइन करता है इस टर्म को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट T इज 0. So here I have completed this topic. If you have any doubt regarding this one, then you can ask in the comment section. Thank you students and have a nice day.